So before coming to the application, first of all, today we will discuss about the conditions or assumptions of chi-square test. Capital N should be sufficiently large. What is capital N? हमें जो भी डाटा दिया हुआ है, सपोज करो ये हमें कुछ नंबर्स यहाँ पे डाटा के दिए हुए हैं, सपोज करो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे नंबर ऑफ डेज इस तरह से कुछ करके, ठीक है, कि किसी दिन में पर्टिकुलर कुछ इतना सेल होता है तो हमें ये नंबर दिया हुआ है। तो व्हेन यू विल ऐड इट दैट इज इक्वल टू n। n स्मॉल n जो है दैट इज नॉट द नंबर ऑफ सैंपल्स, इट इज कैपिटल N। जितनी भी वैल्यूज आई है उनको ऐड करके कितना बन रहा है, सो इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 होना चाहिए, यानी इसकी वैल्यू 50 या उससे ज्यादा होनी चाहिए। द सम ऑफ द ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी शुड बी इक्वल टू 0। अब मैंने आपको बताया कि जो ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज हैं, ठीक है, इनका सम, एक ऑब्जर्व का मतलब इट इज गिवन, दिस डाटा इज गिवन टू यू। सपोज करो किसी भी चीज की कोई भी पार्ट ऑफ कोई भी आप ले लो, कोई भी पर्टिकुलर पार्ट है, सपोज करो कोई मोटरसाइकिल का कोई पार्ट है, उसकी सेल की बात हो रही है, ठीक है, तो उसकी सेल मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, हम इस तरह से वीक में बात कर रहे हैं क्या सेल हो रही है। तो मंडे को सपोज करो 220 पीसेस की जो है वो सेल होती है, ठीक है, इधर आ गया 30 पीसेस की सेल होती है, 45 पीसेस की, 67 पीसेस की सेल होती है। तो ये है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, दिस इज गिवन टू अस, एंड दिस इज एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। हम कोई ना कोई फॉर्मूला लगा के एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे, तो इसके सामने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आएगी। तो जब आप टोटल करेंगे दोनों का, चाहे आप एक्सपेक्टेड समेशन ऑफ ओ का कर रहे हैं, चाहे समेशन ऑफ ई का कर रहे हैं, ये दोनों इक्वल होने चाहिए आपस में। और अगर सपोज करो समेशन ओ समेशन ई के इक्वल नहीं है, इट मींस देयर इज समथिंग रॉन्ग इन योर कैलकुलेशन। यहीं से ही पता चल जाएगा भी आपका जो है शुरू में कुछ गड़बड़ चल रही है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि एक्सपेक्टेड जो है और समेशन ओ के बराबर आना चाहिए, राइट। दिस इज अ सेकंड कंडीशन। If summation O is equal to summation of E, it implies summation of E minus summation of E is equal to 0. That is summation of O minus E, that must be equal to 0. No individual theoretical or expected frequency can be less than 5. कोई भी frequency जो है वो 5 से कम नहीं होनी चाहिए, right? अगर 5 से कम होती है, अब सपोज करो वही बात आ गई, यहाँ मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे, मैं सिर्फ 4 दिन की बात करती हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ पे ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी जो दी है 20 दी है, यहाँ पे ट्यूसडे को जो सेल है सपोज करो वो हो रही है सिर्फ 4 पार्ट्स की, ठीक है, इसमें हो रही है 15 पार्ट्स की, इसमें हो रही है 20 पार्ट्स की। सो व्हेन यू विल फाइंड द एक्सपेक्टेड, हो सकता है यहाँ पे ये 21 आ जाए, यहाँ पे बच्चे 3 आ जाए, ठीक है, तो हो सकता है यहाँ पे 14 आ जाए और यहाँ पे आपका 19 आ जाए, तो दोनों का जो टोटल है वो सेम रहना चाहिए। नाउ दिस इज द वन ऑफ द ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। एक जो फ्रीक्वेंसी अगर 5 से कम हो गई, दिस इज लेस देन 5, then it should be pooled with the preceding or succeeding frequency। आप इसकी चाहे इसके साथ पूलिंग कर लो, इसकी चाहे इसके साथ। पूलिंग का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना, ठीक है। अब सपोज करो एक बड़ा एग्जांपल है, अभी हम ना कार पूल करके आते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि 2-3 जो पर्सन्स हैं वो इकट्ठे एक कार में जब आते हैं, दैट इज कॉल्ड द पूलिंग। तो उस इसमें मर्ज करना, इसमें जब हम फ्रीक्वेंसीज को मर्ज कर देते हैं तो दैट इज कॉल्ड द पूलिंग। तो अगर हम इसके साथ इसको मर्ज कर देंगे तो ये बन गया 24, तो एक ही आपके पास डाटा रहेगा 24। तो जितनी बारी पूलिंग हम करेंगे, ठीक है, और पूलिंग करने पे आंसर जो है 5 से ज्यादा आना चाहिए। जब आप 20 में 24 ऐड कर देंगे तो ये 24 बन गया, जब ये 24 बन गया इट मींस दिस इज ग्रेटर देन 5। तो अगर पूलिंग करने के बाद में ग्रेटर देन 5 नहीं है तो बार बार हमें पूलिंग करनी पड़ेगी, और जितनी बारी हम पूलिंग करेंगे द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आर रिड्यूस्ड accordingly. So in case it is less than 5, it should be pooled with its preceding or succeeding frequency so that the total is always greater than or equal to 5 and the degrees of freedom are reduced accordingly. हमने chi-square का फॉर्मूला ऊपर लिखा, summation O minus E whole square, ये देखिए ये था फॉर्मूला, summation O minus E whole square divided by its summation, it follows chi-square n minus 1।
इतने सैंपल नहीं है, सपोज करो हमने सैंपल कितने लिए 1 2 3 4, ठीक है जी। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई यहाँ पे 3। सपोज करो हमने एक बार ही पूलिंग कर ली, तो फिर एक माइनस हो जाएगा, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रह जाएंगी। इज इट क्लियर? सो now we will come to the applications of chi-square test. Yes. So these are the applications of chi-square test. So we will discuss only the number 1 and number 2. That is chi-square test as a goodness of fit and chi-square test as an independence of attributes. Only these are in our syllabus. So I am coming to the chi-square test as a goodness of fit. We will write here chi-square test as a goodness of fit. अब हमने क्या चेक करना, मतलब क्या है गुडनेस ऑफ फिट, कि अगर हमें कोई डाटा दिया गया है, क्या वो गिवन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फिट है कि नहीं है, राइट? And more elaborately, this is a very powerful test for testing the significance of the discrepancy between theory and experiment, and it was given by Carl Pearson in 1900 and known as chi-square test of goodness of fit. It enables us to find if the deviation of the experiment, experiment का मतलब यहाँ पे क्या है, observed value, right? And theory का मतलब है, theoretical का मतलब क्या है, expected value. So experiment means कोई experiment लगा के हमने वैल्यू जो है वो ऑब्जर्व की है, ठीक है जी। और थ्योरी का मतलब कोई फॉर्मूला हमने लगाया है, वो फॉर्मूला लगा के जो हमने फ्रीक्वेंसी निकालनी है वो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है। तो मेजर हमने क्या चेक करना है, इज देयर एनी डेविएशन बिटवीन द ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी एंड द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। It enables us to find if the deviation of the experiment from theory is just by chance or is it really due to the inadequacy of the theory to fit the observed data. कि यहाँ से हमें क्या पता करना है कि क्या दोनों के बीच में, किसके बीच में डेविएशन देखनी है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के बीच में। दिस इज ड्यू टू द, इट इज जस्ट बाय चांस, ये बिना किसी मतलब बिना किसी कारण ही ये दोनों में डेविएशन है, या कि वाकई ही में जो थ्योरी है वो ऑब्जर्व डाटा पे फिट नहीं हो रही, यानी जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है वो एक्सपेरिमेंटल डाटा के ऊपर फिट नहीं हो रही। एक्सपेरिमेंटल डाटा मतलब ऑब्जर्व डाटा में फिट नहीं हो रही। सो आप यहाँ पे FI की जगह कैपिटल OI भी लिख सकते हैं। इफ OI is the set of observed or experimental frequencies, right? And I1 to 3 so on up to n is the corresponding set of expected frequencies, that is the hypothetical or expected. Expected frequency बिना hypothesis के नहीं calculate होती, पहले हमें एक hypothesis set करना पड़ेगा, उस hypothesis को मान के हम expected frequencies को calculate करते हैं, ठीक है। अब एक सिंपल सा देखो जो है, अब सपोज करो हम 10 लोग हैं जिनको टेम्परेचर है, ठीक है। अब हाथ लगा के एक हमने टेम्परेचर नोट कर लिया, अभी इतना हो सकता है, ठीक है जी। ये हमारा हो गया डाटा, एक्सपेरिमेंटल डाटा, ठीक है। तो दूसरा, अब हमने एक थर्मामीटर लिया, थर्मामीटर से आपने चेक किया, वो रीडिंग चेक की, तो वो आपके पास एक आया। अगर दोनों के बीच का डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, इसका मतलब जो हमारा जो एक्सपेक्टेड जो थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी है वो बिल्कुल फिट है किसके ऊपर, जो हमने एक्सपेरिमेंटल डाटा के ऊपर, जो एक्सपेरिमेंटल डाटा हमारे पास पड़ा हुआ है। So if capital OI or FI is the set of observed frequencies and I running from 1 to n is the corresponding set of expected frequencies. So you can write here capital EI also doesn't matter. Then the Carl Pearson's chi-square statistic is given by.
is given by chi-square is equal to, this is summation I running from 1 to n, depends भी आपने notation के लिए notation हम वही भी चला सकते हैं, summation I running from 1 to n oy minus ei its whole square divided by ei its sum. This follows chi-square distribution with n minus 1 degrees of freedom with summation oy is equal to summation of ei, right? तो ये एक पूरी explanation है कि what is the goodness of fit test. This is the most important test of chi-square, right? This is an approximate test for large values of n and conditions हमने सबसे पहले पढ़ ली हैं. So when you will apply this goodness of fit test, first of all we will write the assumptions for the goodness of fit test. जो हमने 3 assumptions पढ़ी. Number 1, capital N is greater than or equal to 50. Number 2, no theoretical frequency is less than 5. And if it is less than 5 and summation and the frequency, the expected frequency is equal to the observed frequency, summation दोनों का same होना चाहिए. And if any of the theoretical frequency is less than 5 or then we will pool the frequency till the sum is till the frequency is greater than 5 and the degrees of freedom reduced accordingly. So whenever you explain goodness of it, first of all, पहला step क्या है? Assumptions of chi-square test. सबसे पहले ये लिखनी है, ठीक है जी? So then, अब पूरा procedure एक बारी हम note down करेंगे. Chi-square test as a test of goodness of it. यहाँ पे देखो दो बातें चल रही हैं. Only the difference between the expected frequency and the observed frequency. Is there deviation? तो जो सारी deviation लिखी हुई है, जो सारा जो सारा का सारा उन्होंने explain किया है कि with the help of this test we can test is there any significant difference. You can write with the help of वो सारी explanation देने के बाद then you will write with the help of this test we can test whether there is any discrepancy between experiment and theory. ठीक है जी? So we set up the null hypothesis H naught. So H naught I can't describe here कि H naught क्या होगा. It depends upon the question. What kind of question is this? हमें क्या question दिया है उस हिसाब से हम hypothesis को set करेंगे. हम सिर्फ यहाँ पे लिख सकते हैं there is no deviation. Simple. Between expected frequency and observed पहले आएगा. Observed and expected frequency. Right? In general, we can write this. Now, the next step is H1 or alternative hypothesis. H1 क्या कहे है? There is a discrepancy between theoretical between observed का मतलब है experimental and expected theoretical ठीक है जी. Then alpha आप set कर लो. Let alpha be the level of significance. This is the step number 3. We know about this. Then next step is then chi-square, then test statistic. Chi-square test statistic under H naught.
काई स्क्वायर इज इक्वल टू, हम इसको शॉर्ट में लिखेंगे सीधा, समेशन ओ माइनस ई डिवाइडेड बाय ई इट्स होल स्क्वायर. This follows chi-square distribution with n minus 1 degrees of freedom. Clear? Now, उसके बाद next step is about the critical value. The critical value of chi-square at alpha level of significance and for n minus 1 degrees of freedom is chi-square. बेटा देख, you can write दो तरीके, either they can बुक में कभी ऐसे एक्सप्रेस किया होता है या इस तरह से एक्सप्रेस किया होता है. ठीक है जी, chi-square n minus 1. क्लियर? सो क्रिटिकल वैल्यू हमने लिख ली. अब क्या आना है? कंपैरिजन. अगला स्टेप क्या आएगा? कंपैरिजन. इफ chi square is greater than chi square n minus 1, अगर chi square जो हमने कैलकुलेट किया, तो इन द प्रीवियस स्टेप जहां पे आपने chi square लिखा, तो आप वहां पे लिख सकते हैं कैलकुलेटेड वैल्यू इन द प्रीवियस स्टेप जहां पे स्टैटिस्टिक्स लिखा. ठीक है, सो दिस इज द कैलकुलेटेड वैल्यू. सो कंपैरिजन में यू कैन राइट द कैलकुलेटेड वैल्यू इज कंपेयर्ड. यू कैन राइट द कैलकुलेटेड, पहले हम वो लाइन लिखेंगे. The calculated value of chi-square is compared with the tabulated or critical value at alpha level of significance and for n minus 1 degrees of freedom. Right? टेबुलेटेड वैल्यू है ना, टेबुलेटेड वैल्यू, क्रिटिकल वैल्यू, आप इसको ब्रैकेट में लिख देंगे chi square अल्फा n minus 1, ये है क्रिटिकल वैल्यू. राइट? उसके बाद नंबर 1, if chi square is greater than chi square alpha n minus 1, then the value of chi square is significant. The value of chi square is significant and therefore null hypothesis is rejected and we conclude that, ये comparison and conclusion इकट्ठा ही आ जाएगा. We conclude that there is a significant difference between experiment and theory. Number 2, if chi square is less than chi square alpha n minus 1, then सारी लाइन में क्या आता? वैल्यू ऑफ chi square is, ये जो मैंने इसको अंडरलाइन किया है, it means the value of chi square is insignificant. That is, null hypothesis is accepted. Null hypothesis is accepted. Right? So we conclude that there is not a significant difference between experiment and theory. It is just by chance. Agar hai to it's just by chance. There is not a significant difference between. You will write here. There is not a significant difference between experiment and theory. Right? So this is about. मैंने उसको सारा कंपाइल कर दिया है. सो सबसे पहला स्टेप, इफ यू विल हैव टू राइट द chi square test as a goodness of it, first of all you will write the assumptions. Right? First of all you will write the assumptions. Right? Then you will give all the theory. यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारी थ्योरी आपने लिखनी है यहाँ से. ठीक है जी. सो उसके बाद जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, सो फॉर द पर्पस टू सॉल्व द क्वेश्चंस, तो वहां से आपने फिर उसको कंटिन्यू करना है. सो विद द हेल्प ऑफ दिस टेस्ट वो सारा नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस,
then level of significance, then chi-square test statistics, then we have the decision rule. You will write a decision rule. जहाँ पे हमने लिखा ना, the value of calculated value is compared with the tabulated value. So you will write where decision rule. वहाँ पे आप क्या लिख देंगे, decision rule. उसके बाद अगले स्टेप में comparison and conclusion. So this is all about the goodness of it. अब इसमें इस goodness of it में questions जो है वो vary करेंगे. इसमें कुछ different types के question है. So you will write here, this is type number 1. The demand for a particular spare part in a factory was found to vary from day to day. एक पर्टिकुलर स्पेयर पार्ट की जो डिमांड है वो डे टू डे जो है वो चेंज हो रही है, वेरी करती है. तो एक सैंपल लिया गया तो उसमें ये पता चला कि दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन. सो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे सैटरडे संडे इज ऑफ, संडे को फैक्ट्री ऑफ होती है तो हमने वहां पे कोई सैंपल नहीं लिया. सो नंबर ऑफ पार्ट्स डिमांडेड, मंडे को इतने स्पेयर पार्ट्स डिमांड हुए, ट्यूसडे को इतने हुए, इस तरह से हमें पार्ट्स डिमांडेड हुए. क्वेश्चन क्या है, test the hypothesis that the number of parts demanded doesn't depend on the day of the week. हमें hypothesis क्या चेक करना है कि जो डिमांड है पार्ट्स की वो डेज के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही. यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सारे दिनों में जो पार्ट्स की डिमांड है, जो नंबर ऑफ पार्ट्स है वो सेम डिमांडेड है. अगर सपोज करो मैं यहाँ पे कहूँ भी सब में 1124 रोज 1124 पार्ट्स की जो है वो डिमांड हो रही है. तो ये हमें टेस्ट करना है कि क्या जो पार्ट्स हैं वो पूरे वीक में, वो वीक के हर दिन पे डिपेंडेंट नहीं है, वो सारे के सारे दिनों में सेम हो सकते हैं. इट डजंट डिपेंड ऑन द डे ऑफ द वीक. So here the difference lies. Here there is no hypothesis regarding population parameter. अब आप मुझे इस लाइन से देख के बताइए भी कौन सा population parameter इसमें आ रहा है. ना मीन की बात हो रही है, ना वेरिएंस की बात हो रही है, ना स्टैंडर्ड डेविएशन की बात हो रही है, ना पॉपुलेशन प्रोपोर्शन की बात हो रही है. सो दिस इज इन दिस काइंड ऑफ इन दिस chi-square distribution, chi-square test, the hypothesis is not about the population parameter. That's why it is called non-parametric distribution. Right? अगर हम कहते हैं ना test the hypothesis that the sample mean is this, it means we are talking about the population parameter. Here एक जनरल सी बात है, जनरल डिस्कशन हो रही है, जनरल हाइपोथेसिस सेट किया है. ठीक है, कि क्या नंबर ऑफ पार्ट्स जो है जो डिमांड किए जा रहे हैं वो हर वीक के हर दिन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, मतलब सब में क्या है, सेम होने चाहिए. सो हमें इसको टेस्ट करना है. सो वी सेट अप द नल हाइपोथेसिस दैट द नंबर ऑफ पार्ट्स डिमांडेड डज नॉट डिपेंड ऑन द डे ऑफ द. तो हम उसको लेके चलेंगे कि वो डे ऑफ द वीक पे डिपेंड नहीं करते. अगर डिपेंड नहीं करते इसका मतलब सारे दिन जो हर एक दिन जो डिमांड्स ऑफ पार्ट है वो सेम है. सो दैट्स व्हाई वी विल कैलकुलेट द सेम. हर एक दिन के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना है कि जो डिमांड ऑफ पार्ट्स है वो सेम है. वो कैसे होगा, आप सबकी एवरेज ले लेंगे. तो एवरेज कितनी आई, 1120. ये यहाँ पे एक्सपेक्टेड का काम. ओरिजिनल क्या है, 1124. ये एक्सपेरिमेंटल है. थ्योरेटिकल क्या है, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू है. ठीक है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दे, ये एक्सपेक्टेड होगी और ये ऑब्जर्व होगी. यानी सबकी जगह क्या आ जाएगा, 1120, 1120 एंड 1120 विद रिस्पेक्ट टू द कंडीशन दैट द सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन मस्ट बी सेम. So under the null hypothesis, the expected frequency of the spare part demanded on each of the 6 days would be this. अब देखो H नॉट ये लिया है, आप H1 क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे नंबर. हर एक चीज बेटा बुक में स्पेसिफाई नहीं की होती, so you have to write by your own. That the number of parts demanded does depend, उसका उल्टा लिख दीजिए, does depend on the day of the. ठीक है जी. So under the null hypothesis, first of all we will calculate the expected frequency. So we have calculated. उसके बाद level of significance कितना है, तो आप यहाँ लिखेंगे let alpha
with the level of अल्फा इज इक्वल टू 5% विद द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। आप अपनी बुक में ही ये सारी चीजें ऐड कर लें, राइट। उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। उसके बाद लिखेंगे टेस्ट स्टेटिस्टिक। क्या हेडिंग आएगा? देखो, सबसे पहले हमने नल सेट किया, फिर ऑल्टरनेटिव सेट किया। अब ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो है, ये हम बाद में भी निकाल सकते हैं, इसमें भी स्टेप करो। ऐसे तो आपको याद नहीं आएगा। नंबर 1 H0 सेट कर लिया, नंबर 2 H1 लिखा, नंबर 3 अल्फा इज इक्वल टू 5% लिख लिया, ठीक है। नंबर 4 पे हमने लगाना है काई स्क्वायर टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट स्टेटिस्टिक। The formula is, बेटा, it doesn't matter they have taken FIEI, you can also take FIEI, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको ये इजी लगता है तो हम सीधा ये लगाएंगे, ठीक है जी। ये होल स्क्वायर नहीं है, पहले स्क्वायर है फिर डिवाइडेड बाय ई है। दिस फॉलोज काई स्क्वायर एन। एन कितना है? 1 2 7 डेज, 6 डेज है, तो यहाँ पे 6 - 1 कितना हो जाएगा? 5, यानी काई स्क्वायर 5 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है जी। क्लियर? इतनी बात समझ में आई है सबको? सो उसके बाद ये हो गया स्टेप नंबर 4। उसके बाद अगले स्टेप में आएंगे नंबर 5 पे, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। So when you are doing the question, the procedure will be H0, then H1, then alpha 5% or 1% जो भी दिया है, then chi-square test statistic, right? Then when you will write chi-square is equal to O minus expected of E divided by E, its whole square, its summation I running from 1 to n, जितना भी हमने सैंपल लिया है उसके हिसाब। दिस फॉलोज chi-square। अब यहाँ पे n - 1 का काम कौन कर रहा है? यहाँ n - 1 6 - 1, दैट इज chi-square 5, ठीक है जी। उसके बाद अगला स्टेप, अब हमें ये कैलकुलेट करना है। ये कैलकुलेट करने के लिए ये तो पढ़ा है, ये नहीं पढ़ा, ये लिखेंगे। सो नेक्स्ट स्टेप इज कैलकुलेशन ऑफ expected frequencies. So expected frequency के लिए हमने क्या करना है? जो सबसे ऊपर उन्होंने स्टेप लिखा था, ये आप लिखेंगे, ये अंडर द नल, ये सारा कैलकुलेट करेंगे। दिस वन कंप्लीट, ये वाला, ठीक है। अंडर द नल हाइपोथेसिस, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्क्वायर पार्ट डिमांडेड ऑन ईच ऑफ द 6 डेज वुड बी दिस। इसका हेडिंग होगा कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, राइट। उसके बाद अगला काम देखो, एक्सपेक्टेड निकला तो कैलकुलेशन आएगी ई की, ओ माइनस ई की, राइट। उसके बाद अगला हेडिंग कैलकुलेट टेबल बनाना है, कैलकुलेशन फॉर काई स्क्वायर। सो ये निकल गया नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 एंड नंबर 6 कैलकुलेशन फॉर काई स्क्वायर। उसके लिए अब यहाँ पे बनेगा पूरा टेबल जैसे कि बुक में बना हुआ है, राइट। अब वर्टिकली सारा कुछ लिख देंगे। यहाँ डेज आ गए, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी दिस इज OI, हियर यू कैन राइट लाइक EI। सो ऑब्जर्व आपके पास पड़ी है, एक्सपेक्टेड हमने निकाल ली है, दोनों को डिफरेंस लेके स्क्वायर करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ 4 का डिफरेंस है, तो ये वेरी स्मॉल नंबर तो इजीली स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद स्क्वायर करके उसको हर एलिमेंट को इसके साथ डिवाइड किया जाएगा। सो ये आ गया। उसके बाद सम देखो, ये भी आपने चेक करना है, ये दोनों सम सेम होने चाहिए, ठीक है जी। सो ये कैलकुलेट कर लिया। कैलकुलेट करके अब इसमें सारी वैल्यू करनी है। अगले स्टेप में आप काई स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। काई स्क्वायर की वैल्यू this is 0.179. So here the number of degrees of freedom is 6 minus 1 is equal to 5, since we are given the 6 frequencies. So therefore, so now the tabulated value, it is already given in the question. हमें question में ही tabulated value दी है। कितनी दी है? The values of I square significance at 5, 6, 7 degrees of freedom are this. हमारी वैल्यू कितनी है? सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है। हमारी वैल्यू 5 के कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो 5 के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू के लिए हमारे पास आंसर है 11.07, ठीक है जी। उसके बाद कंपैरिजन आ जाएगा। यहाँ यू विल गिव द हेडिंग कंपैरिजन।
राइट। तो कंपैरिजन करेंगे, हमारी वैल्यू कितनी है, वैल्यू कितनी आई है, दिस इज द कैलकुलेटेड वैल्यू। अब यहीं पे ब्रैकेट में लिख देंगे कैलकुलेटेड वैल्यू, right? This is very much less than the tabulated value. The calculated value of chi-square is less than the tabulated value. So it is not significant. So the null hypothesis accepted at 5% level of significance. We conclude that the number of parts demanded are same over the 6 period. So this is all about chi-square test as a test of goodness of fit. Now same question, बिल्कुल वैसा ही है। The following figures show the distribution of digits in number chosen at random from a telephone directory. हमें एक डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब डिजिट्स दी है और उसकी फ्रीक्वेंसी दी है। हमने रैंडमली नंबर चूज किए, ठीक है। नंबर ऑफ डिजिट्स इन नंबर्स चूजन एट रैंडम फ्रॉम अ टेलीफोन डायरेक्टरी। अगर मैंने डिजिट 0 चूज किया तो उसके आने की फ्रीक्वेंसी कितनी बारी आया, कितनी बारी आया, 1 कितनी बारी आया, ये सारी फ्रीक्वेंसीज है। फ्रीक्वेंसी मींस नंबर ऑफ टाइम्स अ थिंग अकर, और टोटल है 10,000। तो ये हमारा 10 जो है वो 50 से ज्यादा आ रहा है, तो ये कंडीशन chi-square के लिए होल्ड कर रही है। टेस्ट whether the digits may be taken to occur equally frequently in the directory। वो कह रहे हैं डायरेक्टरी में जो डिजिट्स हैं 0 से लेके 9 तक, उनके होने की प्रोबेबिलिटी सेम होनी चाहिए। आई मीन टू से प्रोबेबिलिटी सेम हो जाए मतलब सबका नंबर सेम होना, एक की बात नहीं हो रही है, जितने भी डिजिट्स हैं, यानी 0 भी सेम नंबर ऑफ टाइम्स अकर होना चाहिए, एक भी नंबर सेम नंबर ऑफ टाइम्स अकर होना चाहिए, सो 9 भी सेम नंबर ऑफ टाइम अकर होना चाहिए, ठीक है। So it means सबकी जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है वो सेम होनी चाहिए। So we set up the null। सबसे पहला स्टेप बिल्कुल वैसा ही, the digits occur equally frequently in the directory। ये H0 हो गया। H1 the digits do not occur, यहाँ वर्ड क्या आ जाएगा, do not occur equally frequently in the directory, ठीक है। उसके बाद अगला स्टेप क्या है ना, अगला अल्फा, हमें अल्फा नहीं दिया, हमने अल्फा सेट कर लिया 5%। उसके बाद हमने chi-square टेस्ट लगाया, समेशन OI माइनस EI डिवाइडेड बाय EI। उसके बाद अगला हेडिंग होगा कैलकुलेशन ऑफ, दिस इज फॉलोज chi-square कितने हैं, 0 से लेके 9 तक 10 है, तो 10 माइनस 1 दैट इज 9 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। तो ये अब हमें इसकी सारी कैलकुलेशन करनी है, तो सबसे पहले हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। अगला स्टेप ये आएगा, से 1 2 3 4 देन 5। सो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, जितने आपके पास फ्रीक्वेंसीज पड़ी है उनको उनका एवरेज निकालोगे, तो एवरेज कितना आ गया 1000। इसका मतलब ये हुआ कि 0 एक्सपेक्टेड फॉर्म में कितनी बारी अकर करेगा 1000, ये भी 1000, ये भी 1000, सारे के सारे 1000 आ गए, ठीक है। उसके बाद अगला स्टेप कैलकुलेशन फॉर chi-square, टेबल बनेगा। सिमिलरली जैसे टेबल है सारा कैलकुलेट करेंगे, chi-square कितना आ गया 58.54। नाउ द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी आनी है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस -1। यहाँ लिखते हैं ना नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंस्ट्रेंट्स, सो इट इज -1। सो आई विल डिस्कस लेटर ऑन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। सो दिस कम्स आउट टू बी 9 एंड वी हैव, you can easily see from the table the calculated value of chi-square for 9 degrees of freedom is 16.919। 58, ये देखो कितनी बड़ी वैल्यू, आर chi-square इज ग्रेटर देन chi-square 0.05 at how many degrees of freedom, at 9 degrees of freedom। So null hypothesis is, it is highly significant, so we reject the null hypothesis and conclude that the digits do not occur equally frequently in the directory, or the digits are not uniformly distributed in the directory। So this is the, in the goodness of fit test we have different type of question, but all are related to the type number 1। These two questions were related to type number 1। So the next in the category is type number 2। I hope the point is clear to all of you.